हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस रहने वाला है, जिसमें हम लाइट एंड डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस में हमें दो प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन, जिसे हिल एंड बेंडल ने दिया था। इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है एंड हिल रिएक्शन या ग्रेनल रिएक्शन इसे कहा जाता है। ये हमें देखने को मिलती है इन द ग्रेनल लेमेला। हमने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो इस तरह से हमें उसमें ग्रेना देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ग्रेनल लेमेले या ग्रेना कहते हैं, और इसकी एक यूनिट को हम थैलेकॉइड कहते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ हमें फिर से ग्रेना देखने को मिलते हैं, और इन दोनों ग्रेना को जो जोड़ता है दैट इज द स्ट्रोमा लेमेले। तो हमें डार्क लाइट रिएक्शंस देखने को मिलती है इन द ग्रेनल लेमेले एंड इन द स्टोमल लेमेले। ग्रेनल लेमेले में क्योंकि अप्रेस्ड रीजन भी होता है एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन भी होता है, इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जो कि परफॉर्म करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। और इन द स्टोमल लेमेला क्योंकि इसमें हमें एप्रेस्ड रीजन नहीं देखने को मिलता है, इसमें सिर्फ नॉन एप्रेस्ड रीजन ही प्रेजेंट होता है, तो इसमें ओनली फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इसमें हमें देखने को मिलती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 अगर दोनों हैं तो नॉन साइक्लिक, एंड अगर फोटोसिस्टम 1 ही है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। ये हमें देखने को मिलती है लाइट रिएक्शंस में। सेकेंड हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक फेज या ब्लैक्समैन रिएक्शन कहा जाता है, और स्टोमल रिएक्शन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्टोमा प्रेजेंट होते हैं उसमें हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और फर्स्ट इवेंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ल्यूमन में। ल्यूमन में O2 की इवोल्यूशन होता है या बाय प्रोडक्ट इसमें ऑक्सीजन जो है वो बनती है। देन लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स बनते हैं, जो कि NADPH एंड ATP होते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम इसे देखें ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे जेट स्कीम कहा जाता है या हिल बेंडल ने इसे दिया था। सबसे पहले हमने देखा कि फोटोसिस्टम जो 2 होता है, जिसका रिएक्शन सेंटर होता है P680, तो ये P680 जो है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए यहाँ वाटर की हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलती है। 2H2O यहाँ हाइड्रोलाइज होता है इनटू O2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो P680 को मिलते हैं। क्योंकि फोटोसिस्टम 2 जो है वो एक्साइटेड हो गया होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होके फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर के जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं हायर से लोअर। तो लोअर इसमें कंसंट्रेशन देखने को मिलती है फियोफाइटिन की। तो हायर से लोअर, ये पहले हमने इसमें अपहिल देखा, देन अब हम इसमें डाउनहिल देखते हैं मूवमेंट को। तो P680 के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की तरह सेम ही होता है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में सेंटर में हमें मैग्नीशियम एटम देखने को मिलते हैं, और फियोफाइटिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में हमें 2H हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA जिसे कहते हैं, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है दैट इज फियोफाइटिन इसमें होता है। अब ये फियोफाइटिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर आगे करता है और ये देता है अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनिन के पास, और प्लास्टोक्यूनिन जो है वो डिफ्यूज करता है मेम्ब्रेन ऑफ साइटोक्रोम B6F के साथ। तो प्लास्टोक्यूनिन डिफ्यूज इन द मेम्ब्रेन एंड बाइंड विद साइटोक्रोम B6F के साथ वो बाइंड करता है। जो साइटोक्रोम B6F जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन जो है वो
डिफ्यूज़ करता है अंदर की तरफ, प्रोटॉन ग्रेडियंट ये करता है, तो इसमें थैलाकॉइड के ल्यूमन में जो है वो H पॉजिटिव आयन को एंटर करवाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है। सो साइटोक्रोम B6F ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू ब्लू कलर प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन जो होती है ब्लू कलर प्रोटीन होती है। ये ब्लू कलर प्रोटीन इसलिए होती है क्योंकि इसमें कॉपर कंटेनिंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। तो P700 जो है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। देन क्योंकि P700 ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो प्लास्टोसाइनिन जो है इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है। अब हम बात करते हैं P700 की, जिसके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हुए हैं। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसफ़र होते हैं और जाते हैं ये A0, इसको मॉडिफाइड क्लोरोफिल कहा जाता है। देन इसके बाद ये ट्रांसफ़र एक्सेप्ट किए जाते हैं A1 के पास, जिसे हम फाइलोक्यूनिन भी कहते हैं। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन होती है फेरेडॉक्सिन की, जिसे FES कहा जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन कहा जाता है। तो आयरन सल्फर प्रोटीन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू सॉल्युबल फेरेडॉक्सिन, तो सॉल्युबल जो फेरेडॉक्सिन होता है उसके पास ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है। अब ये जो फेरेडॉक्सिन है, ये फेरेडॉक्सिन जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को और इसको एक्सेप्ट किया जाता है NADP पॉजिटिव के थ्रू। NADP पॉजिटिव जो है ये NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को और ये साथ में H पॉजिटिव आयन स्ट्रोमा से भी एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH, और NADPH की फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये साइकिल हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि साइटोक्रोम B6F ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पंप इन किए हैं ल्यूमन में, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है ल्यूमन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन जो हैं वो पंप्ड होते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ल्यूमन से फिर स्ट्रोमा की तरफ पंप्ड होते हैं और जैसे ही ये मूव करते हैं तो ADP से ATP की भी फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो जेड शेप में देखने को मिलती है, जिसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेसेस चलती है। लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP की फॉर्मेशन होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो ये ग्रैनल लैमेले में देखने को मिलती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसमें फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों का होता है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है, इसे जेड स्कीम कहा जाता है या हिल बैंडल भी इसे कहा जाता है। हिल एंड बैंडल ने इसे दिया था, इसलिए इसे जेड स्कीम भी इन्होंने कहा था। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH दोनों का देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन विच रिलीज फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 नेवर कम बैक बिकॉज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं या रिलीज हुए हैं फोटो सिस्टम 2 के पास, वो दोबारा से एंड होके फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि फाइनल एक्सेप्ट किया जाता है। NADP पॉजिटिव जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, इसलिए ये साइकिल जो है वो नॉन साइक्लिक होती है। दोबारा से साइकिल के पास जहाँ से शुरू हुई है वहीं इसका एंड नहीं होता है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। और अगर हम इसमें बात करें कि ये फोटो सिस्टम जो है वो ग्रेना की मेम्ब्रेन पर किस तरह से होते हैं, तो अगर हम बात करें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की, तो ये हमारे पास एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमें ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्योंकि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, कोई भी अगर मेम्ब्रेन होती है तो लिपिड की बनी होती है, तो इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेन है जिसपे कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी है। इस तरह से फॉस्फोलिपिड जो है वो इस पे अटैच्ड है। थैलाकॉइड जो है इसमें हमें बहुत देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से ऊपर से भी एक थैलाकॉइड जो है इस पे अटैच्ड है और नीचे की तरफ से भी एक थैलाकॉइड इस पे अटैच्ड है, इसलिए हमें इसमें अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अप्रेस्ड रीजन।
फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो अप्रेस्ड रीजन पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे पास एक अप्रेस्ड रीजन है, ऊपर से भी इसमें थैलाकॉइड है और नीचे की तरफ से भी थैलाकॉइड है, तो ये एक अप्रेस्ड रीजन है। इस तरह से ऊपर भी हमें अप्रेस्ड रीजन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक फोटो सिस्टम 2 है जो इसी अप्रेस्ड रीजन पे ही देखने को मिलता है। ये फोटो सिस्टम 2 है, तो इसका रिएक्शन सेंटर जो है P680 है और इसके बाहर हमें देखने को मिलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। इस तरह से फोटो सिस्टम 2 जो है अप्रेस्ड रीजन पे ही देखने को मिलता है। और अगर हम साइड की बात करें तो ये किसी भी चीज़ से अप्रेस्ड नहीं है, तो ये नॉन अप्रेस्ड रीजन है और नॉन अप्रेस्ड रीजन पे हमें देखने को मिलते हैं फोटो सिस्टम 1। तो इस तरह से यहाँ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा नॉन अप्रेस्ड रीजन पे और इसका रिएक्शन सेंटर होता है P700 और इसमें भी इस तरह से ये एंटीना मॉलिक्यूल इसके अराउंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम LHC कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं। और इस तरफ क्योंकि ये थैलाकॉइड है और थैलाकॉइड के बाहर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज स्ट्रोमा, तो इस तरफ हमें बाहर जो है वो स्ट्रोमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बीच में हमें ल्यूमन देखने को मिलता है जो कि थैलाकॉइड का ल्यूमन होता है। और अगर हम रिएक्शन की बात करें, इसमें बाकी कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि हमें ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलता है नॉन अप्रेस्ड रीजन पे ही, और जिसमें कि पार्टिकल्स होते हैं CF0 पार्टिकल एंड CF1 पार्टिकल। ये जो CF1 पार्टिकल होते हैं ये पेरिफेरल होते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक होते हैं, बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये ल्यूमन के अंदर की तरफ नहीं होते हैं बल्कि ये स्ट्रोमा की तरफ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलते हैं। इन्हें कहते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन्हें कहा जाता है। और CF0 पार्टिकल जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात हुई ATP सिंथेटेज की, क्योंकि फिर ये फर्दर जो है वो ल्यूमन से H पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करवाते हैं इनटू द स्ट्रोमा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे फिर ATP की सिंथेसिस होती है। तो जो ATP बनता है वो फिर स्ट्रोमा की तरफ बनता है, क्योंकि ये ATP जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। तो डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है, तो ईजी होता है फिर स्ट्रोमा से ATP को यूज़ करना। इसलिए हमें ये CF1 पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रोमा की तरफ एक्सट्रिंसिक देखने को मिलते हैं मेम्ब्रेन के। दूसरी हम बात करते हैं FD पार्टिकल्स की। FD पार्टिकल जो होते हैं ये फाइनल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये पास करवाते हैं NADP पॉजिटिव के पास। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो FD पार्टिकल जो हैं वो NADP को देते हैं, तो NADP पॉजिटिव जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो FD से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये FD पार्टिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं पेरिफेरल ही, ये भी एक्सट्रिंसिक ही होते हैं और नॉन अप्रेस्ड रीजन पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फाइनली NADP ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है और फॉर्मेशन ऑफ NADPH करना होता है। तो जो NADPH भी बनते हैं इनका यूज़ फिर आगे डार्क रिएक्शन करती हैं। तो डार्क रिएक्शन जो होती है परफॉर्म होती है वो स्ट्रोमा में परफॉर्म होती है। तो क्योंकि स्ट्रोमा जो है वो इसके बाहर हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए ईजी होता है इस ATP को और NADP को यूज़ करना। क्योंकि ये NADPH और ATP जो हैं वो स्ट्रोमा यूज़ करता है, डार्क रिएक्शन जो है इनका यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमें देखने को मिलते हैं एक्सट्रिंसिक ऑफ द मेम्ब्रेन। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है उसके एक्सट्रिंसिक ये प्रेजेंट होते हैं। अगर ये इंटीग्रल पार्ट में प्रेजेंट होते तो ये अंदर की तरफ ल्यूमन में ATP और NADPH को फॉर्म करते, जिसको फर्दर हमें स्ट्रोमा तक पहुँचाने के लिए किसी ना किसी एनर्जी का यूज़ करना पड़ना था। तो नेचर ने ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस बनाई है कि ये एक्सट्रिंसिक होंगे ताकि स्ट्रोमा इसे यूज़ कर सके डार्क रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। ये जस्ट बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वन बाय वन हम इन सभी कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सिस्टम 2, जिसे कहा जाता है PS2। ये प्रेजेंट होता है अप्रेस्ड रीजन पे। इसका रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड एज P680 इसे कहा जाता है।
और ये एब्जॉर्प्शन करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये सिर्फ फोटोसिस्टम 2 पे ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो फोटोसिस्टम 2 होता है ये ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड की तरफ प्रेजेंट होता है, ताकि जो ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व हो वो ल्यूमन में इवॉल्व हो। इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। अप्रेस्ड रीजन पे हमें देखने को मिलता है फोटोसिस्टम 2, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, जिससे कि O2 जो है वो इवॉल्व होती है, और ये O2 इवॉल्व होती है इन द ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के ल्यूमन में ही हमें देखने को मिलती है। तो O2 इवॉल्व इन ल्यूमन। और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है इसका काम होता है बेसिकली, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करने में। टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ही ये हमेशा प्रेजेंट होता है। टायरोसिन डेरिवेटिव ये होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं Mn2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें टायरोसिन डेरिवेटिव के एलिमेंट्स हैं। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये फियोफाइटिन के पास ट्रांसफर होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फियोफाइटिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फियोफाइटिन होता है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लोरोफिल ये होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम देखने को मिलता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और फियोफाइटिन के सेंटर में 2H पॉजिटिव जो है प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसीव करता है ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 से, एंड इसको ट्रांसफर करता है इट टू प्लास्टोक्यूनिन के पास, ये इलेक्ट्रॉन को फिर ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन एक्ट करता है एज ए मोबाइल कैरियर या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ये काम करता है। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in ETC electron transport chain of inner mitochondrial membrane, साइटोक्रोम C is the mobile electron carrier। तो उस केस में साइटोक्रोम C जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्लोरोप्लास्ट के केस में प्लास्टोक्यूनिन जो है वो एक्ट एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्ट करता है, और ये मूव करता है फ्रॉम स्ट्रोमल साइड से ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की जो स्ट्रोमल साइड होती है वहाँ से ये मूव करता है टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड, और डोनेट करता है प्रोटॉन को साइटोक्रोम B6F के पास। प्लास्टोक्यूनिन इज एग्जिस्ट इन बोथ, ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म को कहा जाता है प्लास्टोक्यूनिन, जो स्टोमेटल साइड होता है, और इसकी रिड्यूस फॉर्म को कहा जाता है प्लास्टोक्यूनोल, जो कि PQH2 होता है, और ल्यूमन साइड ये देखने को मिलता है। इसे साइटोक्रोम B6F भी इसे ही कहा जाता है। प्लास्टोक्यूनिन जो है वो स्टोमा की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, एंड प्लास्टोक्यूनिन एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन करके, एंड 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ये स्ट्रोमा से, और ये विल फॉर्म करता है एंड इट विल बिकम PQH2, जिसे प्लास्टोक्यूनिन कहा जाता है। एंड PQH2 कॉम्प्लेक्स डिलीवर करता है इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6X कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज इम्बेडेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये इम्बेडेड होता है, एंड इट विल एक्ट एज ए प्रोटॉन पंप। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स यूजेस करता है प्रोटॉन जो कि PQH2 से प्रोटॉन आए हैं, और उन्हें पंप करता है अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्यू साइकिल। क्यू साइकिल इज द प्रोसेस अकर इन द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में ये होती है, जो फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती है और प्रोटॉन को भी ट्रांसलोकेट करती है, और कंट्रीब्यूट करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की यूज्ड फॉर द ATP सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। सो दिस इज क्यू साइकिल। नेक्स्ट फोर्थ हम बात करते हैं साइटोक्रोम B6F। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये होती है, एक्ट एज ए प्रोटॉन पंप करता है प्रोटॉन को ल्यूमन में, और ये रन करवाता है क्यू साइकिल को। क्यू साइकिल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है PQ की, प्लास्टोक्यूनिन की, एंड साइटोक्रोम B6F की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टोसाइनिन। तो साइटोक्रोम B6F ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन की अगर हम बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें कॉपर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 के बीच में ब्रिज का काम प्लास्टोसाइनिन करता है। ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम साइटोक्रोम B6F से एंड ट्रांसफ़र करता है इसको फिर फोटोसिस्टम 1 को। नेक्स्ट फोटोसिस्टम की बात करें तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन पे। इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, सो इट इज़ कॉल्ड एज P700 इसे कहा जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को। नेक्स्ट फोटोसिस्टम 1 रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन PC से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है फोटोसिस्टम 1 एंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें क्या है, दैट इज A0 एंड A1। तो A0 जो होता है वो मॉडिफाइड क्लोरोफिल होता है, इसे मॉडिफाइड क्लोरोफिल कहते हैं। और A1 जो होता है वो फाइलोक्विनिन होता है। फाइलोक्विनिन जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव फाइलोक्विनिन विटामिन के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेरोडॉक्सिन जिसे FD कहा जाता है। आयरन सल्फर प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। इन नॉन अप्रेस्ड रीजन पे ये प्रेजेंट होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन पर प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द स्टोमल साइड ये प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू द FNR फेरिडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो फाइनल को इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है दैट इज NADP पॉजिटिव। तो इस तरह से देखा जाता है FD जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है NADP पॉजिटिव के पास जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और विद द हेल्प ऑफ फेरोडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रोमा से ये H पॉजिटिव आयन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ल्यूमन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स जिसमें कि F0 और F1 पार्टिकल देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं इन H पॉजिटिव आयन को स्ट्रोमा में ट्रांसफ़र करने में। जैसे ही ये ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ ADP से ATP की फॉर्मेशन होती है, तो इस तरह से ATP जो है वो बनती है। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है इसे जेड स्कीम कहा जाता है। इसमें मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडेंट होता है वो फोटोसिस्टम 2 होता है और मोस्ट वीक जो ऑक्सीडेंट होता है दैट इज़ NADP पॉजिटिव होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज़ O2 इसमें बनता है जो ल्यूमन में प्रेजेंट होता है, और एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं जिसमें कि केमिकल एंड रिड्यूसिंग पावर होती हैं। केमिकल पावर कहा जाता है ATP को और रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है NADPH को, और ये दोनों पावर्स जो हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। ये इन्वॉल्व होता है ऑन द स्ट्रोमल लैमेले। तो ग्रेना जो होते हैं, दो ग्रेना को जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमल लैमेले। उस स्ट्रोमल लैमेले में हमें सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम देखने को मिलता है दैट इज फोटोसिस्टम 1, और फोटोसिस्टम 1 परफॉर्म करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP की ही फॉर्मेशन होती है, और स्ट्रोमल लैमेले में हमें FNR नहीं देखने को मिलता है, इट लैक FNR। फेरिडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज जो एंजाइम है ये नहीं होता इसमें प्रेजेंट, इसकी वजह से यहाँ NADP की फॉर्मेशन नहीं होती है। सिंस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन लैक फोटोसिस्टम 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं इवॉल्व होती है। फोटोसिस्टम 2 जो होता है उसमें वाटर हाइड्रोलाइज करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व करती है। क्योंकि फोटोसिस्टम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में ना ही हमें फोटोसिस्टम 2 देखने को मिलता है, इस वजह से वहाँ ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी और ना ही इसमें FNR देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नो ADP फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ओनली ATP फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन की। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें
जिसमें कि फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। तो फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं, इनकी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो A0 होता है, देन इसके बाद A1 पार्टिकल्स होते हैं और फाइनली FD इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और FD इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है टू द प्लास्टोक्यूनिन एंड प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन, देन इसके बाद प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं दोबारा से फोटो सिस्टम 1। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो फिर से फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच जाती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन जो होती है, इसमें हमें सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन सेंटर जो होता है फोटो सिस्टम 1 का, दैट इज़ P700। तो P700 की वेवलेंथ को ये जब एब्जॉर्व करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। P700 के ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड है और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाते हैं देन ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन टू A0 पार्टिकल के पास एंड देन इसके बाद ट्रांसफ़र होते हैं A1 एंड एक्सेप्ट किए जाते हैं FD फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन को पास करता है टू प्लास्टोक्यूनिन और प्लास्टोक्यूनिन जो है इलेक्ट्रॉन को पास करता है टू साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन आर पंप्ड होते हैं स्टोमा से इनटू द थैलाकॉइड लुमेन, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास एंड प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं फोटो सिस्टम 1 700 के पास। और यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है क्यू साइकिल होती है साइटोक्रोम B6F के पास, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ इंक्रीज होता है इन द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड विच फाइनली फॉर्म द ATP फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में ATP की फॉर्मेशन होती है, नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइजेशन है ये होती है स्ट्रोमल लैमेले में ही देखने को मिलती है और नॉन साइक्लिक जो होती है वो ग्रैनल लैमेले में देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 नेवर कम बैक। नॉन साइक्लिक में जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के से एक्साइट होते हैं तो दोबारा से वापस फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 कम बैक टू फोटो सिस्टम 1 अगेन। जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाते हैं तो फाइनल लास्ट में वो फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास ही आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें NADP पॉजिटिव होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फोटो सिस्टम 1 ही लास्ट में भी इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ FNR देखने को मिलता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में ये लैक करता है FNR को। नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज फुलफिल्ड बाय द फोटो सिस्टम 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होती है फोटो सिस्टम 1 में, जब फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से पास ऑन हुए हैं वो फिर जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज फुलफिल्ड बाय द फोटो सिस्टम 1 इटसेल्फ। क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर आगे पास होते हैं तो फाइनल, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी जब हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो बाय द फोटो सिस्टम 1 खुद ही उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, क्योंकि ये फाइनली भी इलेक्ट्रॉन को लास्ट में फिर से एक्सेप्ट कर लेता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और साइक्लिक में नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और साइक्लिक में नो ऑक्सीजन इवॉल्वेशन नहीं देखने को मिलता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं बनती है। नॉन साइक्लिक में फॉर्मेशन ऑफ NADPH भी होता है और साइक्लिक में नो NADPH फॉर्मेशन। नॉन साइक्लिक में फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है और साइक्लिक में भी फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है। नॉन साइक्लिक अ हर्बिसाइड DCMU
ब्लॉक द नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन को जो ब्लॉक करता है दैट इज DCMU, जिसे कहा जाता है डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। तो ये ब्लॉक करता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन को, और साइक्लिक रिएक्शन डू नॉट ब्लॉक्ड बाय DCMU। तो DCMU जो है वो नॉन साइक्लिक को ब्लॉक नहीं करता है, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक रिएक्शन को ही ब्लॉक करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। नेक्स्ट द वर्ड है दैट इज फॉस्फोराइजेशन। फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP के बनने को कहा जाता है फॉस्फोराइजेशन। ये दो तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी हमें ATP की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोप्लास्ट में की बात करें तो क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है तो इस तरह की फॉस्फोराइजेशन को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइजेशन। जो लाइट की प्रेजेंस में ATP की सिंथेसिस होती है उसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो ये देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट में। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की फॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एनर्जी इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की ATP सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कहते हैं। ATP की जो सिंथेसिस होती है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होती है। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है वो फॉर्मेशन ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ATP फॉर्मेशन जो होती है उसे कहा जाता है फॉस्फोराइजेशन। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं पहले। तो इसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है। और इसके लिए चाहिए CF0 CF1 पार्टिकल, जिन्हें कहा जाता है ATP सिंथेटेज, जो कि प्रोटॉन को पंप करने के लिए इसे चाहिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी इसे रिक्वायर्ड होता है, जो कि प्रोटॉन पंप करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम फॉस्फोराइजेशन की बात करें, फॉस्फोराइजेशन कहा जाता है ATP की फॉर्मेशन को। तो ये हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया पे भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी ATP की फॉर्मेशन करता है और क्लोरोप्लास्ट भी ATP की फॉर्मेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट में जो फॉस्फोराइजेशन होता है उसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइजेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो फॉस्फोराइजेशन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइजेशन। इस तरह से अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी फोटोफॉस्फोराइजेशन जो होती है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है, वहीं इसकी ATP की सिंथेसिस होती है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP सिंथेसिस होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होती है, वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये हमें देखने को मिलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म। कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म जो है इसे दिया था पीटर मेस्चेल ने। ये एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP को। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP को जिन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट इज पीटर मेस्चेल। इन्होंने केमिकल प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रोसेस दो प्रोसेसेस दी थी। केमिकल प्रोसेस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP इज ए केमिकल एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस। इस वजह से इसे केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन होती है ल्यूमन में, जब ल्यूमन से वो स्टोमा की तरफ मूव करते हैं, इस तरह से जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर का ल्यूमन है उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और स्टोमा में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, तो H पॉजिटिव जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ल्यूमन से स्टोमा की तरफ मूव करते हैं, जिस वजह से ऑस्मोटिक प्रोसेस यहाँ होती है। और यहाँ पे जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं इन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन को मूव करवाने में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और इस कैरियर प्रोटीन में क्लोरोप्लास्ट में से CF0 और CF1 जो है वो इन्वॉल्व करती है। इसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रोसेस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें ATP सिंथेटेज का, तो ATP सिंथेटेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें दो पार्टिकल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज CF0 पार्टिकल एंड सेकेंड इज CF1 पार्टिकल। इस तरह से ये एक थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जिसकी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमें ये पार्टिकल देखने को मिलते हैं।
सी एफ नॉट पार्टिकल की बात करें तो ये सी एफ नॉट पार्टिकल इंटीग्रल होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ल्यूमन के टुवर्ड्स होते हैं, इंटीग्रल होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्हें कहा जाता है। ये इम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन पर। ये हेल्प करते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम ल्यूमन टू स्टोमा। तो जो फैसिलिटेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन एच पॉजिटिव आयन का ल्यूमन से स्टोमा की तरफ, दैट इज सी एफ नॉट पार्टिकल। सेकेंड हम बात करते हैं CF1 की। ये पेरिफेरल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन्हें कहा जाता है, प्रोड्यूस आउटसाइड मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड हमें ये देखने को मिलते हैं। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, फाइनल जो ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये करते हैं CF1 पार्टिकल, जिनकी बीटा सब यूनिट जो है वो रोल प्ले करती है। अब ये F0 C जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया है दैट इज़ फॉर क्लोरोप्लास्ट। C जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के लिए है, और F0 F1 पार्टिकल जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी F0 F1 पार्टिकल होते हैं, जिन्हें ATP सिंथेटेज कहा जाता है, जो ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन F0 F1 पार्टिकल की। तो F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं इन्हें डिस्कवर किया था बाय फर्नांडिस मोरेन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्रिस्टे में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, और इन्हें कहा जाता है ऑक्सीजोम भी हम F0 F1 पार्टिकल को कहते हैं, और इट ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर हम देखें स्ट्रक्चर, इस तरह से हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन में हमें ये देखने को मिलते हैं। ये होता है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में हमें इसमें मैट्रिक्स देखने को मिलता है, या स्ट्रोमा जो है इस तरह से बीच में होता है। मेम्ब्रेन के ऊपर हमें जो पार्टिकल देखने को मिलता है दैट इज जो एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन पे, उस पार्टिकल को कहा जाता है F0 पार्टिकल। ये इंटीग्रल होता है और मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। और जो पार्टिकल एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक टुवर्ड द स्टोमा, स्टोमा की तरफ जो पार्टिकल होता है वो होता है F1 पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैट्रिक्स और स्टोमा जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए इसका जो F1 पार्टिकल है वो हमें अंदर की तरफ, या इसे भी हम एक्सट्रिंसिक टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक तो है ये, लेकिन इसका स्टोमा जो है वो अंदर है, तो यहाँ ये देखने को हमें मिलता है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देन उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। बीच में मैट्रिक्स देखने को मिलता है, जिसमें हमें इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 देखने को मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में जब प्रोटॉन जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन के हो जाते हैं, तो ये पंप हो जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से स्ट्रोमा की तरफ ये मूव करते हैं, और यहाँ पर ATP की सिंथेसिस देखने को मिलती है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है, ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन होती है, और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर स्टोमा होता है। इसमें क्योंकि स्टोमा जो है वो इसके बाहर देखने को मिलता है, तो ये F0 जो पार्टिकल होते हैं वो मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, और F1 जो पार्टिकल होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं टुवर्ड्स द स्टोमा, तो इसलिए इसे भी एक्सट्रिंसिक कहते हैं, और ये इस तरफ फिर स्टोमा होता है। तो ल्यूमन से स्टोमा की तरफ जो है H पॉजिटिव मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। इन दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें F0 और F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट रोटेटरी मशीन ऑफ यूनिवर्स इसे कहा जाता है। इसकी 2 यूनिट होती है, एक है रोटेटरी यूनिट जिसे रोटर कहा जाता है, और एक होती है स्टेटर। इन दोनों यूनिट्स में हमें डिफरेंट कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से हमारे पास F0 और F1 का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ F1, ये स्ट्रक्चर होता है F1 का, और यहाँ से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है F0 का। F0 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं C की यूनिट होती है, और C की जो सब यूनिट है वो 9 to 12 देखने को मिलती है, और इसमें हमें देखने को मिलते हैं A एंड B इसके साथ अटैच्ड होता है, एंड देन ये इस तरह से B यूनिट अटैच्ड होती है।
और इस तरह से गामा सब यूनिट होती है एंड एप्सिलॉन यूनिट प्रेजेंट होती है। और इसके ऊपर हमें देखने को मिलती है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सब यूनिट और इसके साथ डेल्टा सब यूनिट अटैच्ड होती है। यहाँ पर देखने को मिलती है एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन। जो एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन करता है तो एटीपी की फॉर्मेशन देखने को मिलती है एट बी सब यूनिट ऑफ CF1 पार्टिकल। ये CF1 पार्टिकल की यूनिट है जिसकी की जो बी सब यूनिट है वहीं से एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपीएज जो एंजाइम है वो बी सब यूनिट पे देखने को मिलता है। ये इनएक्टिव होता है जब एटीपी नहीं बन रहा होता है। तो बीटा यूनिट जो है वो फॉर्मेशन करती है एटीपी फॉर्मेशन की। तो एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन फिर होती है। अगर पार्ट की बात करें तो रोटर के पार्ट होते हैं सी सब यूनिट, एप्सिलॉन एंड गामा। और स्टेटर की बात करें उसमें 1A होता है, 2B होते हैं, डेल्टा होता है, 3 अल्फा एंड 3 बीटा यूनिट से ये मिलकर बना होता है। तो इस तरह से F0 और F1 का स्ट्रक्चर होता है। स्टेप्स की बात करें जो कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लाइट एब्जॉर्प्शन की जाती है बाय फोटोसिस्टम 2। सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है इनर साइड एंड ल्यूमन साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थर्ड स्टेप इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो है फिर ल्यूमन में बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की फोटोलाइसिस होती है उसमें भी 4H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं। और जो दूसरा रीज़न है दैट इज साइटोक्रोम B6F, ये पंप करता है H पॉजिटिव आयन को फ्रॉम स्टोमा टू ल्यूमन, जिसकी वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है ल्यूमन के अंदर। फोर्थ स्टेप इज द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज इन द स्टोमा। सेकेंड ये रीज़न है कि जो स्टोमा होता है उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसलिए कम होती है वहाँ पर क्योंकि साइटोक्रोम B6F जो है वो पंप कर देता है H पॉजिटिव को स्टोमा से ल्यूमन के अंदर ले आता है। और सेकेंड रीज़न है रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव, क्योंकि NADP पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH, जिसमें कि H पॉजिटिव आयन को यूज़ किया जाता है और H पॉजिटिव जो स्टोमा में प्रेजेंट हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस वजह से जो है स्टोमा में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज Hence a proton gradient is created across the thylakoid membrane। तो थैलाकॉइड के ल्यूमन में जो है वो प्रोटोन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज when the proton move from CF0 to CF1 particles, gradient is braked and energy is released। तो वहाँ पे gradient जो है वो ब्रेक होता है और एनर्जी फिर रिलीज होती है। When H positive enter in CF1 particles, conformational changes occur in ATPase enzyme and it become active। तो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं ATPase एंजाइम में जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP वहाँ पे होती है। तो ADP एंड PI इज इन द प्रेजेंस ऑफ ATPase एंजाइम, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ATP। सो ATP की फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आज हमने लाइट रिएक्शन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।